नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपी पीसीएस 2023 और बिहार पीसीएस जो 68वीं होने जा रही है, उसके लिए तथा यूके पीएससी 2023 प्री, इन सभी के लिए करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन यूके पीएससी 2021 मुख्य परीक्षा आ जाने की वजह से कुछ दिन से करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा था। पर अभी आप जैसे कि जानते होंगे, यूके पीएससी मुख्य परीक्षा डिले कर दी गई थोड़े दिन के लिए। तो हमने सोचा है कि जो जनवरी माह का करंट अफेयर्स बचा रह गया है, अभी शुरू नहीं हुआ है जनवरी माह का करंट अफेयर्स, उसको अपलोड कर दें, क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और यूके पीसीएस 2023 जैसा कि आप सब जानते ही हैं 14 मई को होनी है। उसके लिए कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स होना चाहिए। और यूके पीएससी 2023 प्री होनी है 2 जुलाई को, तो इसके लिए भी करंट अफेयर चाहिए 1 साल का। और 68वीं पीसीएस होने जा रही बीपीएससी, ये होने जा रहा है 12 फरवरी को। तो इसके लिए भी करंट अफेयर्स, इसके लिए तो अपलोड हो चुके हैं मैक्सिमम 6 मंथ का, तो अधिकतम मतलब कि अपलोड हो जा रहा है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। अगस्त से पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो अगस्त से करंट अफेयर्स है उसमें समझ लीजिए जून की घटनाएं वहाँ से दी हुई हैं। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक अपलोड हो चुका है। अब जनवरी का शुरू हो रहा है आज से। तो आज जो है यह है राष्ट्रीय संस्करण, इसमें हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पे पहली बार आया हो, वीडियो पूरा देखे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय संस्करण में। आज का जो पहला टॉपिक है, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन। भारत के उपराष्ट्रपति हैं कौन? जगदीप धनखड़। गौतम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन के समापन सत्र को संबोधित किया। तो जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन कहाँ पे हुआ, तो यह हुआ है उत्तर प्रदेश में, और यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यही इतना बात इसके लिए जानने वाली है, बाकी और इसमें कुछ नहीं जानना है। आगे हम बात करेंगे 21वीं विश्व कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स, 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट 2022 की मेजबानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा मुंबई में आयोजित की गई। इसकी थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि 21वीं विश्व कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स कहाँ पर आयोजित की गई, तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मुंबई में। आगे हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इतना इसमें भी ध्यान दे लेंगे कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में आयोजित इन मार्को 2022 में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की। तो क्या था? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं मुंबई में आयोजित इन मार्को 2022। पूछा जा सकता है यहाँ से जो प्रश्न निकल के आ सकता है कि इन मार्को 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो यह हुआ मुंबई में। कौन सा मंत्रालय संबंधित है, तो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय संबंधित है। इसका उद्देश्य भारत में कार्बन उदासीनता और वित्तीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा पत्तन और पोत परिवहन को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाना। इसीलिए यह शब्द आया है इन मार्को। बहुत सा मार्क आप देखे होंगे। अब इन मार्को जानिए, इन मार्को किससे संबंधित है? पत्तन पोत परिवहन से संबंधित है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इसमें देखेंगे। भारत अपने सभी प्रमुख बंदरगाहों में बिजली की कुल मांग में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्तमान में 10% से कम है। भारत अपने सभी प्रमुख बंदरगाहों में बिजली की जो कुल मांग है उसमें जो नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी है वह 10% से वर्तमान में कम है। बंदरगाहों ने 2030 तक प्रति टन कार्गो कार्बन उत्सर्जन में 30% तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यह भी याद रखेंगे। हरित पोत परिवहन से संबंधित एक पायलट परियोजना का संचालन करने के लिए आईएमओ ग्रीन वायज 2050 परियोजना के अंतर्गत भारत का चुनाव पहले देश के रूप में किया गया है। ये से महत्वपूर्ण डाटा है, पूछा जा सकता है। आईएमओ ग्रीन वायज 2050 परियोजना के अंतर्गत भारत का चुनाव पहले देश के रूप में किया गया है।
हरित पोत परिवहन से संबंधित एक पायलट परियोजना का संचालन कौन कर रहा है? आईएमओ इसका संचालन कर रहा है। आईएमओ ग्रीन वाइज 2050 जो परियोजना चल रही है, इसके अंतर्गत भारत का चुनाव जो हुआ है पहले देश के रूप में, यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण याद रखेंगे। आईएमओ का फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसको जान लीजिए। पेरिस समझौते के अंतर्गत 2021 से 2030 की अवधि के लिए भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान निर्धारित किया है, जिसमें वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन गहनता में 33 से 35% की कमी लाना एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी है, इसको भी याद कर लेंगे। वैश्विक स्तर पर वर्तमान में भारत नवीकरणीय ऊर्जा बिजली क्षमता में चौथे स्थान पर है, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है भारत, और सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर है। तो ये भी दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि पवन ऊर्जा में भारत का स्थान है पूरे विश्व में चौथा, और सौर ऊर्जा में 5वां स्थान है। लेकिन ओवरऑल जब नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जाएगी तब भी भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो यह सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको याद कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है यह यूपी पीसीएस में या बिहार पीसीएस में या जो उत्तराखंड होने जा रहा है उसमें। तीसरा, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह ने नई दिल्ली में आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने हेतु नो मनी फॉर टेरर के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। इसका जो विषय था आतंकवाद और आतंकवादियों को वित्त उपलब्ध कराने की वैश्विक प्रवृत्ति। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना जान लेंगे कि तीसरा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। आगे हम बात करेंगे तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित। तो तवांग सबसे पहले है कहाँ पे, यह जगह जानते हैं तो यह है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और पूर्वी सेना कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। तवांग में विस्तारित और पुनर्निर्मित इस युद्ध स्मारक को 1962 के भारत चीन युद्ध के 60वें वर्ष पर राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह 1962 के युद्ध के शहीद सैनिकों की याद दिलाता है। तो याद रखेंगे तवांग कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। यह सब महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया मेड टेक एक्सपो 2023 हुआ नई दिल्ली के येरो सिटी ग्राउंड पर। सरकार द्वारा अब तक की पहली प्रदर्शनी इंडिया मेड टेक एक्सपो का आयोजन कर रही है। इसका आयोजन 9 से 11 दिसंबर 2022 को होना था। इस नेटवर्क के लिए अवसरों का सृजन, भारत में इस सेक्टर के और विश्व स्तर पर इसके योगदान की क्षमता में विकास के लिए सहयोग करना है। 3 दिन तक चलने वाली IMTE इंडिया मेड टेक एक्सपो अपने तरह की पहली प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन केंद्र सरकार के अधीन औषधि विज्ञान विभाग कर रहा है। तो जो प्रश्न निकल कर यहाँ से आ सकता है कि इंडिया मेड टेक एक्सपो 2023 किस मंत्रालय का है? एरो सिटी ग्राउंड पर हुआ है, तो यह किस मंत्रालय के अधीन हो रहा है? तो औषधि विज्ञान विभाग कर रहा है यहाँ। तो इतना इसको इसमें जान लेते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण या नहीं है, बस थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लेंगे। मान लीजिए कहीं से पूछ लिया जाए कहाँ पे हुआ, इंडिया मेड एक्सपो की जगह पूछी गई हुई है कई बार कहाँ पे होता है, तो यह हुआ है नई दिल्ली में। औषधि विज्ञान विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे COP27 में भारतीय मंडप का उद्घाटन। महत्वपूर्ण लिखा हुआ PDF में आपको दिख रहा है, महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है यह। तो 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र में आयोजित हुआ COP27। पहला प्रश्न तो यही आता है कि COP का आयोजन कहाँ हुआ, तो मिस्र में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क UNFCCC की 27वीं बैठक COP27 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। इसका जो विषय है वह है लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो यह एक महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे गंगा उत्सव नदी महोत्सव, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल
मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG द्वारा नई दिल्ली में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 के छठे संस्करण का आयोजन 2 सत्रों में किया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। देख लेंगे इसको थोड़ा सा। गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत की सभी नदियों नदी उत्सव को मनाना। वर्ष 2008 में इसी दिन गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो यह भी एक फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 2008 में। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022। लंदन में चले वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी में सहभागिता की। थीम थी द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, इसका आयोजन कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। इतना ही इसको जानते रहेंगे। अगर कुछ पूछा जाता है यहाँ से तो यही पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, लंदन में। और भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी में भाग लिया इसने। तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं महत्वपूर्ण। 7वां भारत जल सप्ताह। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। देखिए, एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ बहुत पहले ही, जो भी घटनाएं यूपी से आएँ वो यूपी PCS के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जिसे आप यूपी स्पेशल समझते हैं उसी में रिलेट हो जाती हैं, जिसको आप यूपी स्पेशल समझते हैं। तो जो यूपी की घटनाएं आपको लगातार मिलते हुए जा रही हैं, वही यूपी स्पेशल बन के एक मैगजीन कंपाइल होके आ जाती है। तो आप यहीं से इसको अभी से तैयार करते चलिए। जो उत्तर प्रदेश की विशेष घटनाएँ हैं वही यूपी स्पेशल बन के आती हैं आगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। 7वें भारत जल सप्ताह में डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल और यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। तो इतना ही महत्वपूर्ण है कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, ग्रेटर नोएडा में। और नोएडा उत्तर प्रदेश में पहला जीरो डिस्चार्ज सिटी बन गया। एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे आपको मिल गया जो एग्जाम में हर हाल में देखने को मिल सकता है कि जीरो डिस्चार्ज सिटी, पहली जीरो डिस्चार्ज सिटी उत्तर प्रदेश में कौन बना, वह बना है नोएडा। तो महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया 2 यहाँ से। भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर। संचार मंत्रालय भारत सरकार के डाक विभाग के अंतर्गत स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB द्वारा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। IMP PDF में भी लिखा हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। लक्ष्य क्या है, निवेशक दीदी पहल के तहत महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा अवधारणा के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ लगा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, चर्चा में रहती है। IPPB शॉर्ट में बोलते हैं। संचार मंत्रालय के अधीन है, डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया है। यह पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया गया था। तो यह फैक्ट याद रखेंगे, GS में अंतर्गत आ जाता है कभी कभी। शिल्प समागम 2022। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 1 से 15 नवंबर 2022 तक हुआ। तो पूछा जा सकता है शिल्प समागम 2022 कहाँ पर हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। इतना ही इसमें से पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दे लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शिल्प उत्पादों को देखते हैं, जैसे कि हैंडलूम कार्य और मधुबनी पेंटिंग, ये 2 कहाँ संबंधित हैं, बिहार स्टेट से संबंधित हैं। तो 68वीं BPSC के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लकड़ी की नक्काशी वाला कपड़ा, नरम खिलौने, चिकन वर्क, बनारसी साड़ियाँ उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो यह UP PCS के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उसी तरह पीतल के उत्पाद, माहेश्वरी चंदेरी बाग प्रिंटेड सूट, ड्रेस सामग्री, साड़ी और अचार मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो MP PCS के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उसी प्रकार खेस, लोई, दरी, शाल, ड्रेस सामग्री, जैकेट, कुर्ता और शर्ट उत्तराखंड के लिए फेमस है। तो उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इस बार देख लेंगे।
उसके बाद हम बात करेंगे व्यापार सेवा अधिकारियों का पहला सम्मेलन मंथन 1.0। भारतीय व्यापार सेवा अधिकारियों का पहला सम्मेलन मंथन 1.0 गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण पीडीएफ में लिखा हुआ दिख रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यापार सेवा अधिकारियों का पहला सम्मेलन मंथन 1.0 कहाँ पे हुआ है, तो यह हुआ है गुजरात में। इसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे G20 लोगो, थीम एवं वेबसाइट का अनावरण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए वर्चुअल माध्यम से लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। G20 का लोगो होगा, यह लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी को जोड़ा गया है। आप इसको देख सकते हैं, यही लोगो है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। इसकी थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार एक भविष्य इसकी थीम है। यह उपनिषद से लिया गया है। यह भी याद रखेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जाता रहता है। तो थीम याद कर लेंगे, लोगो याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं G20 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। यह एक ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है, जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है। ऐसा है G20 समूह का ग्रुप। G20 की वेबसाइट जो लॉन्च की गई वह है www.g20.in। इसको भी प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रज्वलित युवा मस्तिष्क नदियों का कायाकल्प। हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीरांगना सेवा केंद्र है भी बकवास है। अब हम बात करेंगे भारत गौरव काशी दर्शन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रायणा रेलवे स्टेशन पर भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन एवं देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। तो कहाँ पे हुआ है यह भारत गौरव काशी दर्शन के बारे में? यह ट्रेन कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो यह है क्रांतिवीर संगोली रायणा रेलवे स्टेशन पर। कहाँ है यह? बंगलुरु में। याद रखेंगे 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चली? बंगलुरु में। भारत गौरव काशी दर्शन के बारे में बात करें तो रेलवे की भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत कर्नाटक के मुजराई विभाग द्वारा चलाई जाएगी। यह काशी की यात्रा करने को इच्छुक कई यात्रियों के सपनों को पूरा करेगी। तो यह ध्यान लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में। यह ट्रेन बंगलुरु के रास्ते मैसूर और चेन्नई के बीच चलेगी। यह दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। तो थोड़ा सा देख लेंगे, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है और कहाँ चलेगी? बंगलुरु के रास्ते मैसूर और चेन्नई के बीच। 2 समुद्र तट को ब्लू बीच की सूची में शामिल किया गया है। ब्लू बीच वही होता है जिसको स्वच्छ प्रमाणन का सर्टिफिकेट मिलता है। तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय ठुंडी और कदमत समुद्र तट को ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। ब्लू बीच जो होते हैं दुनिया के सर्वाधिक स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक इको लेवल है। उद्देश्य क्या होता है इसका? पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण और अन्य चिरस्थायी विकास पद्धतियों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निरंतरता को बढ़ावा देना। अब भारत के 12 समुद्र तट ब्लू बीच प्राप्त कर चुके हैं अब तक। उनकी सूची दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पे, टेक IAS। इसमें जाएंगे आपको सभी प्रकार की PDF यहाँ से मिल जाएगी। कुछ अगर देखें जो समुद्र तट हैं, जैसे ईडन है पुदुचेरी में, कोलम है तमिलनाडु में, राधानगर अंडमान निकोबार में, गोल्डन है उड़ीसा में, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश, कंपड केरल, पादुबुद्री कर्नाटक, कासरगोड कर्नाटक, घोगला दीव, शिवराजपुर गुजरात, कदमत बीच लक्षद्वीप, मिनिकॉय ठुंडी बीच लक्षद्वीप जो अभी अभी प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे इको लेवल ब्लू फ्लैग के बारे में। डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन की ओर से वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए पर्यावरण, शैक्षिक सुरक्षा संबंधी और पहुंच संबंधी मानदंडों की एक श्रृंखला को पूरा करना और उन्हें बरकरार रखा जाना आवश्यक होता है। गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सूरजकुंड में
राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता की तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिंतन शिविर को संबोधित किया। तो गृह मंत्रियों का जो चिंतन शिविर है वह हो कहाँ रहा है, हरियाणा के सूरजकुंड में हुआ, यही इतना महत्वपूर्ण इसमें है। उसके बाद हम बात करेंगे चिंतन शिविर में देश में महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनाने पर विशेष बल दिया गया। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक फैक्ट आपको और मिल गया कि विकसित भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है, वर्ष 2047 तक। 7वां आसियान भारत मंत्रिस्तरीय बैठक, ऐसे 36 बैठकें होती रहती हैं, हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जननायक अपनी कहानी साझा करें प्रतियोगिता, तो यह किस मंत्रालय का है, तो जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने जल नायक अपनी कहानी साझा करें प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जो हर महीने माईगव पर पोर्टल पर आयोजित की जाती है। तो यह जल से संबंधित जल शक्ति मंत्रालय है, मंत्रालय इसका पूछा जा सकता है बस, और इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गोवा समुद्री संगोष्ठी 2022, गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा द्विवार्षिक संस्करण गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज द्वारा आयोजित किया गया। तो कहाँ हुआ, गोवा में ही हुआ है। उसके बाद भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 2016 में संकल्पित और स्थापित GMS भारत और हिंद महासागर क्षेत्र IOR के प्रमुख समुद्री देशों के बीच सहयोगात्मक सोच, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। या कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना जान लेते हैं कि गोवा समुद्री संगोष्ठी कहाँ हुई, गोवा में हुई। उसके बाद यह सब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे साझेदारी सर्वोच्च सम्मेलन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में कंपनी के उद्यमशीलता केंद्र के बारे में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए साझेदारी सर्वोच्च सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के समूह ने RINL विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में उद्योग 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति पर उद्यमशीलता केंद्र कल्पतरू का गठन किया। तो उद्यमशीलता केंद्र कल्पतरू महत्वपूर्ण हो जा सकता हो, उद्यमशीलता केंद्र कल्पतरू महत्वपूर्ण हो जा सकता है, पूछा जा सकता है कल्पतरू किससे संबंधित है, तो उद्यमशीलता से संबंधित है। उद्योग 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति से संबंधित है। कल्पतरू उद्यमशीलता उद्योग केंद्र 4.0 भारतीय इस्पात उद्योग को डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने का केंद्र होगा। तो इस फैक्ट को थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत अंदर से ही पूछा जा सकता है जा के करंट में। तो इसलिए कल्पतरू जो उद्यमशीलता उद्योग केंद्र बनाया गया 4.0, ये भारतीय इस्पात उद्योग को डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने का केंद्र होगा। तो कल्पतरू इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के एकता नगर में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया गया। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, तो एकता नगर में। इतना इसमें देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। आगे हम इसमें बात करेंगे राष्ट्रीय EMRS संस्कृति उत्सव, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। उद्देश्य जनजातीय लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विकास के समान अवसरों तक पहुंचाने में सहायता करना। तो राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक उत्सव कहाँ हुआ, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इतना थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे और इसमें कुछ भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जनजातीय क्षेत्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 1997-98 में प्रारंभ किया गया। तो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल बारे में जान लेंगे। 1997-98 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित है। इंडिया केम 2022 केंद्रीय मंत्री हैं स्वास्थ्य डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा नई दिल्ली में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया गया। विजन क्या है, केम से केमिकल 2030, विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया, इसका जो विषय था विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया। तो इंडिया केम का आयोजन कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। थोड़ा सा देख लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे
द फिंगर टेस्ट, टू फिंगर टेस्ट किसी से कोई विशेष इसमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है ऐसा कराने वालों को कदाचार का दोषी माना जाएगा। टू फिंगर टेस्ट पूछा जा सकता किससे संबंधित है, तो यह जो लड़कियां होती उनकी वर्जिनिटी का टेस्ट होता है, तो ये लड़कियों से संबंधित है टू फिंगर टेस्ट। इसको थोड़ा सा देख लेंगे, जानते रहें, सुना, बहुत चर्चा में रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी आदेश किया हुआ है। तो टू फिंगर टेस्ट चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो महिलाओं की वर्जिनिटी चेक करने संबंधित है और इसमें कोई विशेष नहीं है। एक टू फिंगर टेस्ट हम देख लेते हैं। एक महिला जिसका यौन उत्पीड़न किया गया है उसके स्वास्थ्य और चिकित्सीय जरूरतों का पता लगाने, साक्ष्य एकत्र करने आदि के लिए एक चिकित्सा परीक्षण से गुजरना पड़ता है। एक चिकित्सक द्वारा किए जाने वाले टू फिंगर टेस्ट में उसकी यौन की जांच की जाती है जिससे यह पता किया जा सके कि उसने संभोग किया है या नहीं। तो बस इतना जानते रहिए, यही है टू फिंगर टेस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों को 1955 में बने कानून से मिलेगी नागरिकता। भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो इनको 1955 में नागरिकता कानून जो बना था, नागरिकता कानून अधिनियम 1955 के तहत दी जाएगी नागरिकता। विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बजाय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही इनको नागरिकता देने का महत्वपूर्ण कदम उठा लिया गया है भारत सरकार द्वारा। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ, हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में ताशी गंग दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र था। यह समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत पर स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, हमेशा एक ही जगह लगता है, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। वर्ष 2022 के लिए व्यापार मेले की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। तो यह थीम महत्वपूर्ण हो सकती है, नई दिल्ली में हुआ था, प्रगति मैदान में हमेशा होता है। तो 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की जो थीम थी वह पूछा जा सकता, क्योंकि लोकल चीज़ों को बहुत बढ़ावा यह सरकार दे रही है, तो इसलिए इसकी थीम महत्वपूर्ण हो जाती है। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, यह थीम महत्वपूर्ण हो जाती। उसके बाद हम बात करेंगे, इस कार्यक्रम में 29 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। मेले में अगर हम बात करें तो बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र यह तो भागीदार राज्य हैं, पार्टनर राज्य हैं। उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं। कौन कौन? उत्तर प्रदेश और केरल, यह 2 जो राज्य हैं यह भाग ले रहे हैं फोकस राज्य के रूप में। तो यह पूछा जा सकता है कि पार्टनर राज्य कौन रहे हैं? बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, जबकि जिन पर फोकस किया गया वह रहे हैं उत्तर प्रदेश और केरल। यह मेला पहली बार दिल्ली में वर्ष 1980 में आयोजित किया गया था, तो इसको भी जान लेते हैं, एक फैक्ट है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्थित तिरुवल्लुवर जिले के मापेडू में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज तमिलनाडु स्थित तिरुवल्लुवर जिले के मापेडू में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चेन्नई के करीब भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का अनुबंध दिया था। इसको जान लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है कि देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस द्वारा कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो तमिलनाडु स्थित तिरुवल्लुवर जिले के मापेडू में। उसके बाद पुणे और ये सब बकवास चीज़ें, ऐसी 36 घटनाएं होती रहती हैं। LSDG राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन। ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है, ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया, तो केरल के कोच्चि में किया गया। महत्वपूर्ण हो सकता है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है।
भारत सरकार के लिए स्थानीय कार्रवाई सुनिश्चित करने का दृष्टिकोण है। यहाँ 17 लक्ष्य हैं, 9 थीम में शामिल कर ग्रामीण क्षेत्रों में SDG का स्थानीयकरण करना है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य PRI विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के माध्यम से 17 लक्ष्यों को 9 थीम में शामिल कर ग्रामीण क्षेत्रों में SDG का स्थानीयकरण करना है। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य कब से प्रभावी हुए हैं, तो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हैं। फोटोग्राफी प्रतियोगिता मेला मोमेंट्स, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा फोटो प्रेमियों के लिए एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता मेला मोमेंट्स का आयोजन किया गया। तो मेला मोमेंट्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता मेला मोमेंट्स किस मंत्रालय से संबंधित है, यही प्रश्न अगर यहाँ से बनेगा तो यह मंत्रालय कौन है, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय। यही महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन, राजीव कुमार। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय, राजीव कुमार। और कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। उसके बाद सरस फूड फेस्टिवल 2022, इसको नहीं देखते हैं। राष्ट्रपति का पहला पूर्वोत्तर दौरा, तो राष्ट्रपति बन ही गए तो ऐसे दौरे उनके होते ही रहेंगे, इसमें कुछ नहीं देखना है। हाँ, चीसा पानी सुरंग, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पूर्वी सिक्किम में संपर्क सड़कों से 2 लेन की चीसा पानी सुरंग और दक्षिण सिक्किम में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रवांगला में गंजू लामा महिला छात्रावास। तो यह सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ चीसा पानी सुरंग कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है, इसको जान लेते हैं। चीसो पानी सुरंग के बारे में इतना जानते हैं, कहाँ पे है, सिक्किम में। इसी के साथ राष्ट्रीय संस्करण यहीं पे समाप्त हो रहा है। आपने यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट देखे हैं। जिन जिन पे महत्वपूर्ण बताया गया है उनको आपको बहुत अच्छे से करना है, उनको 1 से 2 बार रट लेना है, नोट्स बना लेना है, शॉर्ट नोट्स, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई आपको दिक्कत ना हो। UP PCS 2023, 68वीं बिहार PCS, साथ में जो उत्तराखंड PCS प्री 2 जुलाई 2023 को होने जा रही, उन सभी के लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।